नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2020 का जो है वायरमैन ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है ये। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हों आप उसमें शेयर कर दें, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, ये भाग नहीं रहेगा, आग रहेगा। अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है तो कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, अगर बिजली के कारण अगर आपका लगा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग जो करेंगे यूज वह आपका सी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है आपका कि सी टाइप में मोनो अमोनियम फास्फेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं जो कि बिजली के कुचालक होते हैं। विद्युत चार्ज को किस में मापा जाता है? तो देखिए, जो विद्युत चार्ज होता है इससे हम लोग मापते हैं एम्पियर में। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत चार्ज को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, क्योंकि विद्युत चार्ज के मोमेंट को करंट कहते हैं और करंट की इकाई एम्पियर होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि सोल्डर में फिलर मीटर का गलनांक तापमान जोड़ने वाले मेटल से कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। तो सोल्डरिंग किसका बनाया जो रहता है, ये आपका पीबी और एसएन से मिलकर बना होता है सोल्डर मटेरियल जो रहता है। सोल्डरिंग में आपके दो आइटम होते हैं, जोड़ने के लिए फिलर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और जोड़ने के लिए आपका फिलर मटेरियल का तापमान कम होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, एक रजिस्टर में कितने इलेक्ट्रिक टर्मिनल होते हैं? तो एक रजिस्टर में आपके इलेक्ट्रिक टर्मिनल की संख्या एक होती है। एक रजिस्टर में आपके दो देखिए, आपके जो रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर में कितने इलेक्ट्रिक टर्मिनल होते हैं? तो आपके दो होते हैं। दो इलेक्ट्रिक टर्मिनल होते हैं। एक रजिस्टर में दो इलेक्ट्रिक टर्मिनल होते हैं। इसका प्रयोग सर्किट में करंट फ्लो को कम करने, सिग्नल लेवल को सही करने, वोल्टेज बांटने के लिए किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, ओम लॉ के मुताबिक जब करंट किसी कंडक्टर से बहता है तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि जो धारा कह रहा है कि करंट किस कंडक्टर, तो डायरेक्ट वो किसके आई इक्वल टू हम लोग पढ़े ना वी बाई आर के। तो वी आई किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? वोल्टेज के, यानी कि वी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वी इक्वल टू आई आर होता है। तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है या ओम लॉ होता है, जहाँ पर आर आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में रहता है? तो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है ये आपका पेस्ट के फॉर्म में रहता है। पेस्ट में जो मॉइस्चर होती है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? करंट फ्लो करता है और ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस में प्रयोग किए जाते हैं। इन्वर्टर का क्या काम होता है? तो देखिए, इन्वर्टर जो रहता है वह आपका डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डीसी को एसी में बदलता है। वोल्टेज यानी कि इनपुट और आउटपुट फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर को डिजाइन पर निर्भर करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा सेंटर ईटीसी को इमरजेंसी पावर फेलियर की दशा में कौन सा पावर सप्लाई करता है? तो ये आपका यूपीएस पावर सप्लाई करता है। और यहाँ पे देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट रेप्टेड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रदान करते यूपीएस आपके इमरजेंसी पावर सिस्टम और स्टैंड बाय जनरेटर से अलग होता है। सेल के अंदर कौन से रिएक्शन से बिजली पैदा होती है? तो देखिए, सेल के अंदर जो आपका रिएक्शन होता है आपका केमिकल रिएक्शन के कारण आपका बिजली का पैदा होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ फेरोमैग्नेटिक नहीं है? तो फेरोमैग्नेटिक आपका एल्युमिनियम नहीं है, बाकी और सब क्या है? एल्युमिनियम क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है। तथा आयरन, निकल, कोबाल्ट और ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं जिसके हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एसी की वायरिंग करते समय वायर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो अल्टरनेटिव करंट की वायरिंग करते समय वायर की जो मोटाई होती है वह आपको 2.5 स्क्वायर mm पर एरिया होना चाहिए, स्क्वायर mm एरिया होना चाहिए। किन उपकरणों को सूक्ष्म करंट नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन उपकरणों को सूक्ष्म करंट नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मिलियमीटर कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाए। सूक्ष्म करंट मापने वाले उपकरण को हम लोग मिलीमीटर
कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर में माइक्रो वोल्ट मापने के लिए क्या लगा होता है। तो वोल्टमीटर में माइक्रो वोल्ट मापने के लिए हम लोगों का एम्पलीफायर लगा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े मात्रा के रेजिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो अगर आपका बड़े मात्रा में रेजिस्टेंस मापना है तो इसके लिए हम लोग मेगा ओमीटर ओम मीटर वो यूज करते हैं। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। मल्टी एमीटर को किस दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं वीओएम के नाम से भी। वीओएम मतलब वोल्ट ओम और मिली एमीटर। वोल्ट ओम और मिली एमीटर, इसी को हम लोग मल्टीमीटर के नाम से जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कंडक्टर को बिना हुए किसी डिवाइस से करंट का पता करता कैसे लगाया जा सकता है। तो क्लैंप से हम लोग पता लगा सकते हैं। क्लैंप मीटर का प्रयोग कंडक्टर को बिना हुए करंट का पता लगाया जाता है। इसमें एक जा होता है जिसको खोलकर कंडक्टर के चारों ओर सर्किल बना देते हैं। कोई भी पावर सिस्टम जिसके द्वारा अर्थ से जुड़ा रहता है, तो कोई भी पावर सिस्टम किसके द्वारा अर्थ से जुड़ा रहता है, आपका अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा पावर सिस्टम से जुड़ा रहता है। अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा सभी पावर सिस्टम अर्थ से जुड़े होते हैं। फॉल्ट करंट की कंडीशन में करंट अर्थ इलेक्ट्रोड से होकर अर्थ में चला जाता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचता है। घरों में कितने तारों की वायरिंग की जाती है। तो देखिए घरों में जो रहता है आपका 2 तारों की वायरिंग की जाती है। पहला आपका रहता है ज्वाइंट बॉक्स मेथड, जिसको कि आप टी सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा रहता है आपका लूप। इन्हें सिस्टम या मेथड यूनिवर्सली उपयोग में लाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है किस वायरिंग मेथड में ज्वाइंट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ज्वाइंट बॉक्स का जो यूज किया जाता है या आपका ज्वाइंट बॉक्स में किया जाता है। तो ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें तारों के जॉइंट बनाए जाते हैं जो कि बॉक्स में रहते हैं। यह तरीका आपको टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त है। और यह किस प्रकार की वायरिंग में फॉल्ट को जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो देखिए किस तरह की वायरिंग में फॉल्ट को जल्दी पकड़ सकते हैं, आपका लूप इन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट वायरिंग में अगर फॉल्ट है तो जल्दी से पकड़ सकते हैं। यह क्या है, लूप इन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को जल्दी पकड़ा जा सकता है क्योंकि इसमें पॉइंट बाहर बने होते हैं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है किस वायरिंग में तारों को खुला ही लकड़ी या प्लास्टिक से पर टांगा जाता है। तो इसका रहता है क्लीट वायरिंग। तो यहाँ पर क्लीट वायरिंग में साधारण VIR या PVC तारों को जगह जगह पर प्लास्टिक की लकड़ी के गढ़ों में लटकाया जाता है। इसको आज के समय में प्रयोग में नहीं लाया जाता और इसे डोमेस्टिक पर्पज के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। किस प्रकार की वायरिंग में तारों को वुडन स्ट्रिप पे ब्रास पे क्लिप्स से बांधा जाता है। तो रहता है आपका बैटन वायरिंग में तारों को वुडन स्ट्रिप पे ब्रास लिंक क्लिप से बांधा जाता है। इसमें क्या होता है, आपको 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दूरी के लगे होते हैं, लकड़ी के पट्टे पर लगे होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेड सीटेड वायरिंग में आउटर केस में लेड की परसेंटेज कितनी होती है। तो आपका 95% होता है। लेड सीटेड वायरिंग में तारों को लेड एल्युमिनियम एलॉय स्टील से ढका रहा है जिसमें लेड आपका 95% होता है, जिससे कि इसके ऊपर मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक कोरोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कंड्यूट्स वायरिंग में कंड्यूट से किन्हें कहा जाता है। तो हम स्टील ट्यूब को हम लोग कंड्यूट से बोलते हैं। स्टील ट्यूब कंड्यूट वायरिंग में कंड्यूट स्टील ट्यूब को कहा जाता है और इनको अर्थ से कनेक्ट करके रखा चलना चाहिए। कंड्यूट वायरिंग मेथड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने और तोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली मैनुअली। तो इसमें हम लोग लाते हैं स्विच का प्रयोग लाते हैं। स्विच को हम लोग ऑटोमेटिकली या मैनुअली इलेक्ट्रिक सर्किट तोड़ने या बनाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे फैन ऑन करते हैं सर्किट पूरा हो जाता है, पंखा जल जाता है, ओपन करते हैं तो यह फैन बंद हो जाता है, इसका मतलब सर्किट बंद हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन से स्विच को वन वे स्विच भी कहते हैं। तो वन वे स्विच हम लोग SPST को वन वे स्विच कहते हैं। सिंगल पोल सिंगल थ्रो को हम लोग साधारण ऑन या ऑफ स्विच भी कहते हैं और इसे वन वे स्विच भी कहा जाता है। हम स्विच को दबाते हैं, मेटल प्लेट मिलती है और करंट फ्लो।
इस पार्ट का दूसरा नाम क्या है? सिंगल पोल डबल थ्रो का दूसरा नाम क्या है? तो ये इसका नाम है सिलेक्टर स्विच। इसे सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं। इसमें 3 पिन होती हैं। यह पिन कॉमनली उपयोग के लिए होती हैं। इसे 2 वे स्विच भी कहा जाता है। 3 वे स्विच किसे कहते हैं? तो डीपीएसटी को हम लोग 3 वे स्विच कहते हैं। इंटरमीडिएट स्विच को 3 वे स्विच कहते हैं। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। यह वहाँ पर प्रयोग की जहाँ पर हमें किसी पॉइंट को यानी कि पंखा बल्ब को 3 अलग अलग जगहों से चलाना हो। थर्ड 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 जिन स्विच में लीवर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉगल स्विच। जिनमें लोग जिस स्विच में लीवर होता है उसे हम लोग टॉगल स्विच बोलते हैं। इन्हें लीवर की सहायता से चलाया जाता है और लीवर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके चलाया जाता है। लीवर अपनी पोजीशन में ही रहता है जब तक उसे हटाया ना जाए। कौन सा तार बहुत छोटे तारों के लिए मिलकर बना होता है? तो बहुत छोटे छोटे तारों से जो मिलकर बना है उसे हम लोग स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 3 फेज लाइफ सप्लाई में न्यूट्रल वायर का क्या कलर होता है? तो 3 फेज लाइफ सप्लाई में न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है आपका ब्लैक कलर का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है। 200 वाट से अधिक क्षमता के बल्ब के लिए कौन सा होल्डर प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग एडमिन स्क्रू होल्डर का यूज करते हैं। तो एडमिन स्क्रू होल्डर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका राइट हैंड थ्रेड बनी होती है। यह एक आपका स्टैंडर्ड होल्डर होता है। इसमें जो बल्ब लगता है उसमें भी चूड़ियाँ होती हैं। सीलिंग रोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए जो सीलिंग रोज रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पंखे में। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट है। कौन सा तार मोटा होता है? तो देखिए तो जो तार मोटा होता है वह आपका है 14 गेज वाला आपका तार मोटा होता है। तो 14 गेज वाला तार मोटा होता है। जब हम वायर गेज को देखते हैं तो उसमें 0 से लेकर 36 साइज के होल बने होते हैं। 0 का मतलब सबसे मोटा तथा 36 गेज का मतलब सबसे पतला तार होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में अंदर की वायरिंग करने हेतु किस तार का प्रयोग नहीं करते हैं? तो लेड सीडेड वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लेड सीथेड वायर का प्रयोग घरेलू वायरिंग में नहीं करते हैं क्योंकि घरों में पानी पॉल्यूशन केमिकल का खतरा नहीं होता। इन तारों पर लेड की परत चढ़ी होती है। काफ़ी महंगा भी पड़ता है। कंप्यूटर हेतु यूपीएस में हम किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर हेतु यूपीएस में हम लोग जिस बैटरी का यूज करते हैं वह रहता है अनुसरण मुक्त बैटरी। तो अनुसरण मुक्त बैटरी का प्रयोग करते हैं। इसमें बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रोलाइट लुगदी के रूप में प्रयोग करते हैं। 3 फेज सप्लाई में विद्युतीय कोणीय विस्थापन कितना होता है? तो 3 फेज सप्लाई में विद्युतीय कोणीय विस्थापन जो होता है 120 डिग्री का होता है। इसमें आपकी 3 कुंडलियाँ स्थापित की जाती हैं। तीनों कुंडलियाँ आपका A1 B1 C1 के एक सिरे A1 B1 C1 से जोड़कर न्यूट्रल प्राप्त करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। एक लैंप होल्डर की ऊंचाई फर्श से कितना होना चाहिए? तो एक लैंप होल्डर की ऊंचाई फर्श से होना चाहिए 2.5 मीटर। लैंप होल्डर की ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर होनी चाहिए। 2.5 मीटर पर ही बल्ब को लगाना चाहिए। यही आपका स्टैंडर्ड है। फ्यूज के लिए न्यूनतम धारा कितना होना चाहिए? तो फ्यूज के लिए न्यूनतम धारा आपका 5 एम्पियर का होना चाहिए। यह अब एक सुरक्षा युक्ति है। यह पिघलकर उच्च धारा के समय परिपथ को तोड़ देता है और यह लेड और टिन से मिलकर बनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन डीसी मोटर नहीं है? निम्न में से कौन सा डीसी मोटर नहीं है? तो आपको जो कैपेसिटर मोटर रहता है ये आपका डीसी मोटर नहीं है। जबकि सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर ये सब क्या है? डीसी मोटर के प्रकार हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम लोग सिलिका का जेल यूज करते हैं। सिलिका जेल का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन, किस मीटर का प्रयोग जनरेटर में उत्पन्न गति को मापने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं जनरेटर में उत्पन्न गति को मापने के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किस एचपी परास की मोटर में किया जाता है? तो यह रहता है आपका 20 एचपी से 400 एचपी पर कार्य करता है। 44 नंबर क्वेश्चन, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संयोजन टर्मिनल होते हैं? तो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपके संयोजन टर्मिनल होते हैं आपके 9 टर्मिनल होते हैं। इसमें प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज प्रारंभ में
कम एवं बाद में पूर्ण वोल्टेज प्रदान कर दी जाती है। छत के पंखों में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? तो देखिए छत के जो पंखा रहता है उसमें जो मोटर रहता है आपका अस्थायी कैपेसिटर मोटर रहता है। विद्युत मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो विद्युत मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में जो बल उत्पन्न होता है वह आपका चुंबकीय बल रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में आपका चुंबकीय बल रहता है। विद्युत मोटर में आर्मेचर में जब करंट होता है तो वो आपका फिक्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। साधारण लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? तो साधारण लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम होता है समांतर वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में आपका क्या होता है, ब्रशेज के बीच बने पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। इन्हें सिंपल लैप वाइंडिंग भी कहते हैं। ल्यूमन निम्न में से तो है कि ल्यूमन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमन जो होता है आपका फ्लक्स का मात्रक होता है। आर्क लैंप का प्रयोग निम्न स्थान पर किया जाता है। तो देखिए जो आर्क लैंप रहता है इसका प्रयोग हम लोग सर्च लाइट में भी करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर में भी करते हैं, लाइट हाउस में भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन, ऑफसेट स्क्रू ड्राइव किस काम आता है? तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइव जो रहता है आपका अंदरूनी पिंच को खोलने के लिए ऑफसेट स्क्रू ड्राइव का प्रयोग करते हैं और इसे टाइट करने के काम आता है। इसके दोनों सिरों पर दो ब्लेड होते हैं जो कि 90 डिग्री के कोण पर बनी होती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।